तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स के युग्मक को पहचानना है। यहाँ से साइलोटम साल्विनिया, इक्विशीटम साल्विनिया, साइकोपोडियम और सेलेजिनेला, डी दिया है सेलेजिनेला और साल्विनिया। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स कौन सा है, तो आपको नोट करना है कि सेलेजिनेला एंड साल्विया इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में मुझे कमेंट्स करना है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितना मार्क्स आपने गिवन दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PS सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? 600, 660 एम पर, 780, 680, 700। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्या पूछा है, अवशोषण शीर्ष कितना होता है, तो 680। ओके, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने चूज़ किया है। नेक्स्ट पर आता हूँ, कथन निष्कर्ष में आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। ओके, सभी लोग सॉल्व करके बताते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। अपरदाही कणों को खंडित करते हैं, क्या सही होगा क्या? जी हाँ, ये तो सही है। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होता है जिसे खनिजीकरण कहा जाता है, ये भी सही है। जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं जिसे निर्क्षालन होता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। अपरदन खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभ होता है, नहीं, ये गलत है। केचुआ अपरदन को खंडित कर छोटे कणों में बदल देता है, नहीं, ये भी सही है। मतलब ए, बी और सी यह आपका सही आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आएगा। ओके बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फेबेसी कुल सोलेनेशु और लिलिएसी से भिन्न है। पुंकेसर के संदर्भ में फेबेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सेल्वेनेशी या लिलिएसी में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि कौन से नहीं पाए जाते हैं, सॉल्व करते हैं। एक संघीय और एक कोष्ठीय परागकोश, परिदल लग्न और द्विकोष्ठीय परागकोश, द्विसंघी और द्विकोष्ठीय परागकोश, बहुसंघी और दल लग्न पुंकेसर। आप सॉल्व करिएगा और आंसर करेक्ट बताते चलिएगा। तो यहाँ पर जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं है, द्विसंघीय और द्विकोष्ठीय परागकोश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। आपसे बोला है कथन निष्कर्ष, चलो बताते हैं। वाष्प उत्सर्जन से उत्पन्न बल एक जाइलम आमाप के स्तंभ के जल को 130 मीटर ऊंचा उठा सकता है। सेकंड, वाष्प उत्सर्जित शीतलन के द्वारा वाष्प उत्सर्जन पत्ती की सतहों को कभी कभी 10 से 15 डिग्री ठंडा करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो नोट करना, यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन की बात की और जाइलम आयाम के स्तंभ में जल को 130 मीटर ऊंचा उठाया जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और जो सेकंड वाला भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, जो आपको दोनों ही यहाँ पर सही नज़र में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो है जो मैंने पिछला पेपर करवाया था वहाँ पर देखा होगा आपने, आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन थे और साथ में ही जो है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन थे। ओके आपको, और इस बार देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किया है। नीचे दिए गए कथनों में निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा कारण है। ओके, कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए पहला है, क्या है कथन, पश्चदारुक मतलब जाइलम की बात कर रहा है। जाइलम में संकारी वाहिनिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रियशील होता है। उपरोक्त कथनों के विषय में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है और हमें सही आंसर जो है आपको बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों सत्य है। क्या बोला भाई, कथन कारण दोनों सत्य है और ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका मतलब जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। और वेरी गुड, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी गिवन दे सकते हैं कि आप क्या आंसर कर सकते हैं। आपको एक समीकरण दे रखा है GPP माइनस R बराबर NPP। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। GPP ग्रॉस प्राथमिक उत्पाद, NPP नेट प्राथमिक उत्पाद है। अब R यहाँ पर क्या है ये हमें बताना है। ओके, श्वसन हानि, प्रजनन आवंटन, प्रकाश संश्लेषी चक्रीय विकिरण, श्वसन गुणांक। ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी कौन सी दी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपको बताना है कि हम किस आंसर को बता दें, तो सर ये जो है श्वसन हानि होगी। ओके, रेस्पिरेशन लॉस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। आइए ज़रा आगे,
कॉर्न कॉब में फुंदे का क्या कार्य होता है? पराग कणों का छितराव, बीजों की रक्षा करना, कीटों को आकर्षित करना, पराग कणों को पकड़ना। आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो सर इसमें जो है आपको क्या कार्य है ये बोला गया है, हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सही करेंगे। क्या? पराग कणों को पकड़ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। क्या सभी साथी डी लगा रहे हैं क्या? जिन जिन साथियों ने डी को चूज़ किया है वो डेफिनेटली बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। आगे आते हैं। गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन्स व्रंत के लंबन को बढ़ाता है? एथिलीन, 4D, GA3, काइनेटिन। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। क्या आप सभी साथी इथिलीन आंसर कर रहे हैं क्या? अगर आपने इथिलीन को चूज़ किया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुप्रभावित्व की घटना का क्या अर्थ है? एक एकल जीन जो बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है, दो से अधिक जीन जो एक एकल लक्षण को प्रभावित करते हैं, एकल जीन के बहुत से एलीलों की उपस्थिति जो एक एकल जीन विनिमय का नियंत्रण करते हैं, दो एलील की उपस्थिति प्रत्येक की दो जीन एक एकल लक्षण को नियंत्रित करती है। क्या हो सकता है बताओ जरा। तो इस जो है बहुप्रभावित्व की घटना जो होगी वो होगी एक एकल जीन को बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती है। डेफिनेटली ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ। यूकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया में RNA पॉलीमरेज थर्ड की क्या भूमिका होती है? अब आप मुझे यहाँ पर चूज़ करके सही आंसर बताइएगा। तो ध्यान रखना इसकी जो पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका जो होगी tRNA, sRNA और snRNA का अनुलेखन, इसका निश्चित ही सही आंसर हो जाएगा। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। व्यक्त अनुक्रम घुंडी क्या है? वे सभी जीन जो या तो अभिव्यक्त होते हैं या अभिव्यक्त नहीं होते। कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्त जीन, वे सभी जीन जो RNA के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वे सभी जीन जो प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। आप सही आंसर करिएगा। क्या आप सी के साथ जाएंगे क्या कि वे सभी जीन जो RNA के रूप में अभिव्यक्त होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सी। आइए आगे। DNA अनुलेखन पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव किसने दिया था? एवेरी, मैक्लीओड और मैककॉर्थी, विलियम्स और फ्रैंकलिन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अल्फ्रेड हर्शे और मर्थचेज। बताइए। तो साथियों नोट करिएगा, विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव जो है अल्फ्रेड हर्शेल और मर्थचेज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ओके। एविल कॉर्टेट में से किसे जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? विदेशी जातियों का अनुक्रमण, सह विलुप्तता, आवासीय क्षति और विखंडन, आर्थिक लाभ के लिए अतिदोहन। करिए नोट, क्या आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवासीय क्षति और विखंडन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस में नापा जाता है? डेकामीटर में, किलो बेस में, डाप्सन यूनिट में या डेसिबल में? करेक्ट बताइए क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो होगा डाप्सन यूनिट में। क्या आंसर होगा? डाप्सन यूनिट। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल दिया होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र जो है बिंदु का विभाजन शामिल है? पश्चावस्था सेकेंड, अंतरावस्था, मध्यावस्था और मध्यावस्था सेकेंड। नोट करिएगा और जो भी साथी देख रहा है हमारे सेशन को शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा पाए। क्या आप लोग पश्चावस्था सेकेंड आंसर कर पाएंगे? पश्चावस्था सेकेंड बिल्कुल हमारा सही आंसर है। किस पादप हार्मोन्स को तरुण शंकुधारी पादपों पर छिड़कने से इनमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, जिस कारण वे जल्दी बीज उत्पन्न करते हैं? जिएटिन, एब्सिसिक अम्ल, इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल। क्या होगा? तो साथियों जल्दी से जो है बीज उत्पन्न हो जाते हैं जिब्रालिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा।
निश्चित बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, और आप साथियों निश्चित ही ऐसे क्वेश्चन पढ़कर एक अच्छा सा स्कोर गेन कर पाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथिका दिखाई देने लगती है? द्विपट्ट, परिगति क्रम, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट। क्या हो सकता है? क्या हम स्थूलपट्ट लगाते हैं? स्थूलपट्ट को जो है हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो है इंग्लिश वाले हमारे स्टूडेंट हैं तो हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो पीडीएफ आपको समाधान स्टडी, इसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, आप उसको ज्वाइन कर हिंदी और इंग्लिश की जो समस्या है उसे दूर करिए। अब स्टेटमेंट दे रखे हैं 2, पढ़ते हैं। मध्य दारुक जाइलम और बाह्य दारुक शब्द का उपयोग पादपों में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बाह्य आदिदारुक दशा सामान्यतः मूल तंत्र का लक्षण है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है, तो नोट करना भाई साहब। ए तो स्टेटमेंट रॉन्ग है सर, बी स्टेटमेंट तो सही है, मतलब हमारा राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित डीएनए को यूवी विकिरण में अनावृत करने पर जो है कैसा दिखाई देगा? चमकीला पीला रंग, चमकीला नारंगी रंग, चमकीला लाल रंग, चमकीला नीला रंग। क्या हो सकता है बताइए? ओके, तो सर हम लगाते हैं कि चमकीला नीला रंग। बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट। गुणसूत्र पर जिन युग्मकों के बीच पुनर्योजन की फ्रिक्वेंसी को जिनों के बीच की दूरी के रूप में माप कर गुणसूत्र पर इनकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड स्ट्यूडमन, हैंकिंग, थॉमस हंट, मॉर्गन, सटन और बोबेरी। क्या हो सकता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड स्ट्यूडमॉन्ट। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परपोषी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए के अंतःक्षेपित करने के लिए जिन गन विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन, चांदी, तांबा, जिंक। बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा टंगस्टन और स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ कि ऊतक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया। इस घटना को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। परिवर्धन, जरावस्था, विभेदन या जो है निर्विभेदन। आप सभी लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर हो रहा है। तो साथियों नोट करना, अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे निर्विभेदन, तो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना है कि एक कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक होगा? मैग्नीशियम होगा, तांबा होगा, मैग्नीज होगा या फिर आपका मॉल्डेनम होगा। आप सभी लोग जो है आंसर करके बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। तो साथियों नोट करना, मैग्नीज इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी साथी जो है बहुत बेहतर आंसर चूज़ करेंगे। उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बड़े रंगीन सुगंध युक्त तथा मंदरंद से भरपूर पुष्प किस में देखे जाते हैं? चमगादड़, परागित जो है पादप, वायु परागित पादप, कीट परागित पादप, पक्षी परागित पादप। आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि सर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कीट परागित पादप। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि ए में दिया है कथन ए में दिया है कि मॉस के युग्मोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम प्रावस्था प्रोटोनिमा है। प्रथम प्रावस्था क्या है सर? प्रोटोनिमा है। सेकेंड है कि बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनिमा बीजाणुओं से सीधे ही विकसित होती है। अब आपको बताना है कैसे आंसर है सर, ए सही है, बी सही है कि या फिर दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो मैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करने करूँगा। ए सही है, आर भी सही है और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जरा ध्यान से सुनना कि सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता क्योंकि, अब इसका क्यों नहीं देता है, इसका रीज़न, इनमें जटिल कुंडली नहीं होती अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखा जाता है। आयोडीन से अभिक्रिया करने पर यह विखंडित हो जाता है। यह एक डाइसैकेराइड है या यह एक कुंडलीकृत अणु होगा? चलो बताओ जरा कि क्या आंसर है। इसका रीज़न ये है कि सर ऑप्शन नंबर ए, इसमें जटिल कुंडली नहीं होती है अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखता है।
और ये साथियों मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पहला है कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। इसका जो है कंक्लूजन कारण क्या दिया है, बोला गया है कि पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन करने के लिए होता है और दूसरा एटीपी का प्रयोग फास्फेट 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। अब यहाँ पर भी हमें बताना है सर ए तो सही है, आर भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर जो है समथिंग सी हो जाएगा, बिल्कुल समथिंग सी ही, क्योंकि इनके ऑप्शन तो सिमिलर ही रहते हैं। समझ आ रहा है भाई? शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, ठीक है। आगे आइएगा, क्वेश्चन बोला है कि जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों, किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो निश्चित ही आप सभी से पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन का तो आंसर गलत मत करिएगा, ठीक है। भर भर के ये सम्मेलन ना, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था फर्स्ट टाइम, वो होता 1992 में हुआ था, वह जिसे हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की प्रक्रिया किसके द्वारा विख्यात की जाती है। अब आपको जो है यहाँ पर देखकर आंसर करना है कि निष्क्रिय परिवहन लगाएंगे, सक्रिय परिवहन लगाएंगे, पराशरण जो है सुसाध्य विशिरण, क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर लगाते सर बी होगा, सक्रिय परिवहन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकल के आएगा। ओके, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्तंभीय बीजान्यास किसमें देखा जा सकता है। स्तंभीय बीजान्यास किसमें देखा जा सकता है? पहला टमाटर, थाइएंस और मटर, गुड़हल, पिट्यूनिया और नींबू, सरसों, सीखा और प्रिमरेज, डी गुड़हल, बीन्स और लूप। बताओ जरा क्या हो सकता है। हम जाते हैं साथियों राइट आंसर की ओर। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो गुड़हल, ओके, पिट्यूनिया, नींबू, ऑप्शन नंबर बी है, जो काफ़ी साथी जैसे कि आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्योग डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतल एथेनॉल किससे अवक्षेपित करता है। हिस्टोन, पॉली जो है सैकेराइड, आरएनए, डीएनए। नोट करके बताना मुझे। क्या आप लोग डीएनए आंसर लगा रहे हैं? अगर आपने डीएनए चूज़ किया है तो निश्चित ही तौर पर बिल्कुल सही आंसर है। यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है। जीवन प्रावस्था, G2 प्रावस्था, एम प्रावस्था या एस फेस में होगा। बताइए जरा, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को किस आंसर के साथ चूज़ करेंगे। तो सर एस फेस हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ निश्चित तौर पर हम जाएंगे और हम बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बोला है कि कैल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है। अब आप जो है थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, किसका कितना गुना तो किसका कितना गुना, मतलब एटीपी का कितना गुना करेंगे तब जो है NADPH का कितना गुना होगा। तो इसका जो है आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो है 18 गुना एटीपी का और 2 गुना होगा NADPH का, मतलब डी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या आप सभी साथी जाना चाहेंगे डी के साथ, और जिन्होंने भी लगाया है भाई साहब मज़े है उसके, तो डी आंसर जिन्होंने दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है सर, आवृत बीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूणकोश के अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं क्रमशः कौन सी है। पहला सहायक कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, सेकेंड सहाय कोशिकाएं, प्रतिव्यासत कोशिकाएं और ध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिकाएं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और युग्मजन, प्रतिव्यासत कोशिकाएं, सहाय कोशिकाएं और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या आंसर हो सकता है बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे कि सर यह जो होने वाली है सहायक कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बहुत दिनों से हम ये क्वेश्चन नहीं देख रहे भाई, सही जोड़ी तो मिलान करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सही जोड़ी का मिलान। एक तरफ दिया है परस्परीकरण, एक तरफ दिया है जो है मिलाना है हमें। कैसे मिलाएंगे? सहोपकारिता, सहभोजिता, अंतर्जातीय परजीविता और परजीविता। अब यह से हमें आंसर चूज करके बताना है। चलिए लगाते हैं आंसर। बात करते हैं सहोपकारिता होगा A+ और B+। उसके बाद जो है सहभोजिता होगा, बताइए जरा सोचिए क्या हो सकता है। सर ये होगा A+ और O, ठीक है, OB। अंतर्जातीय परजीविता
तो निश्चित तौर पर ये होगा आपका ए माइनस और अंतर परजीविता ए प्लस बी माइनस। ओके, तो मिला लीजिएगा क्या होगा साथियों, 4, 1, 2 एंड 3। निश्चित तौर पर आप आंसर देख सकते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ दिया है लोहा, जिंक, बोरान, मेल्डेनम। एट द क्वेश्चन मिलाते हैं। लोहे की बात करें, आयरन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा कैटलिस्ट का सक्रियण। ओके, जिंक की बात करते हैं, जेडन जिंक, जिंक ये हो जाएगा आपका ऑक्सी का सेंचुलेशन। बोरान जो होगा वो क्या होगा, कोशिका का लंबवन और विभेदन। और बचा है आपका मोल्डेनम, ये होगा नाइट्रेट रेडॉक्स का विघटन। समथिंग 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में और ऐसे ही हमें टिक सही करना है, सही कथन की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर सही कथन हमें चूज़ करके बताना है। ओके, देखते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन सही है। पहला, वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है, वातरंध्र मतलब जो रंध्र की बात कर रहा है। मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है, नहीं। छाल एक तकनीकी शब्द है जो कि आपका संवहनीय कैम्बियम से बाहर के सभी ऊतकों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, क्या, नहीं। छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखते हैं क्या होगा, ए वर डी समझ आ रहा है मुझे, हाँ ए वर डी ही हमारा सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं सर, हमें एक पता है तो ए, देखिए यहाँ ए नहीं था, यहाँ पर ए नहीं था और बी तो गलत था, तो हमारा आंसर बचा एक ही। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक होगा। पहला, प्रोटीन पंप इलेक्ट्रॉन प्रवणता एटीपी सिंथेट्स, प्रोटीन पंप इलेक्ट्रॉन प्रवणता NADP सिंथेट्स, झिल्ली प्रोटीन पंप प्रोटीन प्रवणता ATP सिंथेट्स, झिल्ली प्रोटोन पंप प्रोटोन प्रवणता NADP सिंथेट्स। जो आप आंसर कर सकते हैं, बोला गया था कि संयोजन रासायनिक परासरण, तो ये होगा सर आपका सी वाला, झिल्ली प्रोटॉन पंप प्रोटीन प्रवणता ATP सिंथेट्स, मतलब सी आंसर हमारा सही है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तो मिलान करना है समथिंग आप लोगों को, देखिए क्या मिलान करते हैं। छोटा कर दिया क्वेश्चन। पुनर्योजन DNA के निर्माण के मुख्य चरण निम्नलिखित में से इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। चलिए मिलान करते हैं। पहला मैं बता देता हूँ सही। पहला आएगा प्रतिबंध एंजाइम द्वारा DNA को एक विशिष्ट स्थल पर काटना, पहला। वांछित DNA खंडक को पृथक करना, सेकेंड। PCR का उपयोग करते हुए वांछित जिन का आवर्धन, तीसरा। और फिर तो बचा है भाई पहला कि परपोषी कोशिका में पुनर्योजन DNA का अंतर्क्षेपण, तो हमारा आंसर होगा इसका सी वाला। मज़ा आ रहा है क्या भाई सेशन में। एक क्वेश्चन भाई साहब आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं। बोला है कि कथन और आपको इसका कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अनावृत बीजी पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। सेकंड दिया इसका स्टेटमेंट, जो है इसका कंक्लूजन दिया है कि वायु धारा परागकण कणों को स्त्री धानी के मुख पर ले जाते हैं जहाँ पर युग्म छोड़ दे जाते हैं और परागकण नली का निर्माण नहीं करते हैं। देखिए साथियों, मेरे पास बोथ लैंग्वेजेस में आपके लिए चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, परंतु अगर मैं दोनों लैंग्वेजेस में चीज़ें करवाने लगूँ तो साथियों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है। हो सकता है कि मैं एक बार हिंदी दिखा दूँ, उसके बाद इंग्लिश। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपके थिंक के अकॉर्डिंग हम लोग कैसा पॉसिबल कर सकते हैं। बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, शेयर करना, लाइक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।